नदी। आप लोग बोलेंगे कैसे धीरे देखेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नदी होती है, तो नदियों का दो अपवाद, पहले हम बेसिक बात करेंगे। एक होता है दोस्तों अपवाद तंत्र, ठीक है, अपवाद तंत्र। तो अपवाद तंत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई अपवाद तंत्र एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। सबसे पहले बेसिक से चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा अपवाद तंत्र। अपवाद तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई नदी, ऐसे जो ड्रेनेज सिस्टम है ये एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, इसमें से जो नदियां छोटी छोटी नदियां आकर किनारे किनारे से मिलती हैं, तो जो मेन नदी बहती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य नदी। क्या कहा जाता है? मुख्य नदी। और जो बीच बीच में नदियां आकर उससे मिलती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सहायक नदी। ठीक है, आपको लगता है जो मेन धारा होती है उसे क्या कहा जाता है? मुख्य नदी। और जो मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है? सहायक नदी। ठीक है, जैसे भारत में अगर बात की जाए तो भारत में मुख्य दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। जैसे आप अगर देखिए भारत की बात करते हैं मानचित्र के माध्यम से, तो ये है आपका भारत का मान लीजिए मानचित्र। मान लीजिए आप किसी बड़े पढ़े होंगे, मान लीजिए भारत। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं जो नदियां यहाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहा जाता है प्रायद्वीपीय नदियां। और जो ऊपर पाई जाती है कहा जाता है हिमालयी नदियां। ठीक है, तो जिनका उद्गम हिमालय से होता है उन्हें क्या कहा जाता है? हिमालयी नदियां। क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है? जो हिमालय नदियां होती हैं ये जो होता है हमेशा मतलब बहती रहती है। ठीक है, इनका प्रवाह जो होता है वर्ष भर होता है। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं अगर बारिश वर्षा के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर बारिश ज्यादा हो गई उनमें ठीक है ज्यादा तीव्रता से ये बहने लगती है। अगर बारिश कम होती है यानी इट्स डिपेंडेंट ऑन द रेनिंग। ठीक है, वर्षा पर डिपेंड करती है। ये जो होती है ठीक है वर्ष भर बहती है। ठीक, इनमें दोनों में यही कॉमनली डिफरेंस होता है। और ये हिमालय से निकलती है इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हिमालयी नदी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय नदियां। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप। देखिए दो तीन पॉइंट होते हैं। एक होता है दोस्तों द्वीप, ठीक, एक होता है दोस्तों प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। तो अगर हम बात करते हैं भारत, ये आपका भारत है। ठीक है, अंडमान को आप लोग लक्षद्वीप जानते हैं? लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप भारत का एक पार्ट है ना। अगर हम बात करते हैं दोस्तों ये आपका है भारत। भारत देखिए तीन तरफ से पानी से घिरा है कि नहीं? इधर आपका क्या है? अरब सागर। देख ये पार्ट आपका क्या है दोस्तों? अरब सागर। और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है आपका? नीचे हिंद महासागर। ये टोटल आपका क्या होता है? पूरा आपको क्या कहा जाता है? हिंद महासागर। लेकिन हमने इसका एक नाम रखा है, इसको हम क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या कहते हैं? अरब सागर। तो देखिए तीन तरफ से भारत का ये पार्ट तीन तरफ से घिरा है जल से, इसीलिए इस भारत के इस भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग। ऐसा है। अब हम बात करते हैं किसे कहते हैं? द्वीप। जैसे भारत में एक लक्षद्वीप है, वो भारत का एक द्वीप है। अंडमान निकोबार वो चारों ओर जल से घिरा है ना। वह भाग, वह क्षेत्र जो चारों तरफ जल से घिरा हो या जलमग्न चारों तरफ मतलब जल से घिरा, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे भारत, जैसे एग्जांपल क्या है? जैसे लक्षद्वीप, ठीक है, ये सब क्या है? भारत के अंडमान निकोबार, ये तीनों तरफ से चारों तरफ से क्या है? जल से घिरे हुए हैं ना, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? द्वीप कहा जाता है, अंडमान निकोबार। ठीक, बस आपको मतलब परिभाषा जानना है, लेकिन आपको जानना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या प्रायद्वीप क्या होता है? ठीक है, लक्षद्वीप क्या होता है? मतलब प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, इनमें डिफरेंस आपको कॉमनली पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों एक होता है एस्चुरी यानी ज्वार बिंदु, एक होता है डेल्टा। ठीक, दो और होते हैं तब, तो जैसे आप समझ गए होंगे। एक होता है ज्वार बिंदु, एक होता है डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? जैसे आज नदी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, नदी आपकी आज और कल में खत्म हो गई। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तीन नदी तंत्र है इसमें, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों हिमालयी नदी तंत्र है। तो इसमें से आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिंधु नदी तंत्र।
तो पहले मतलब इससे नदी चालू होने से पहले बेसिक बातें नदी की जानेंगे। जैसे एक होता है डेल्टा, एक होता है एस्चुरी, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम बात करेंगे डेल्टा की। तो नदी जब बहुत दूर से मतलब बहती हुई आती है, तो जैसे आप कभी देखेंगे नाली का पानी, ठीक है, आप जैसे खेतों से सींचते होंगे, जब पानी बहुत दूर से आता है तो उसमें बहुत कंकड़, ठीक है, बहुत मृदा हो जाती है, ऊंचा, ठीक है, तो पानी जो है तो वैसे रुक चलता है। तो वैसे जब नदी बहुत दूर से बहती हुई आती है तो धीरे धीरे थक जाती है, मतलब इसमें जो है बहुत ज़्यादा अवसाद हो जाता है। अवसाद मतलब कंकड़, मिट्टी, बालू, ठीक है, जिससे नदी बहने में क्या हो जाती है, सक्षम हो जाती है, तथा वह जो है नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। कौन? अवसाद। तथा ये अब 2-3 भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे भारत में एक है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी जब अगर बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी एक तत्व है ना। गंगा नदी की सहायक नदी कौन? बहुत नदियाँ हैं, यमुना हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, डेल्टा। डेल्टा में एग्जाम्पल क्या है? जैसे सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा आप लोग कहते हैं ना, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया। एक होता है एस्चुरी, यानी ज्वार मुख। कभी कभी देखिए दोस्तों, जैसे आपका भारत, कभी कभी यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक ऐसा भाग है, मान लीजिए कोई नदी ऐसी बहती आ रही है और यहाँ से मतलब मिल गई, ठीक, ऐसा सकरा क्षेत्र, तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वार मुख, या एक खारे पानी का क्षेत्र होता है, ठीक है। इधर देखिए, जो भी नदी इधर बहती हुई आएगी वो क्या बनाएगी? एस्चुरी, यानी ज्वार मुख। और जो नदी उधर बहती हुई जाएगी, यानी देखिए कौन सा, ये है पश्चिम, जो पश्चिम की तरफ आएंगी वो कौन सा बनाती है? आपका ज्वार मुख। और जो पूर्व की तरफ जाती है वो क्या बनाती है? आपका डेल्टा, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस होता है। देखिए पेपर में आपके पूछने का चांस बहुत कम ही है, ठीक है, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज है, ठीक, आपको पता होना चाहिए। पूछ भी सकता है कि जो नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं कि एस्चुरी, प्रश्न हो गया आपका। तो आप टिक किस मारेंगे? ज्वार, यानी ज्वार मुख बनाती है, यानी एस्चुरी। और जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं वो क्या बनाती है? आपकी डेल्टा, ठीक है। डेल्टा बनाने के लिए एक नदी बताइए, गंगा नदी। गंगा नदी क्या बनाती है दोस्तों? डेल्टा बनाती है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। जो नदियाँ यहाँ पर मतलब जिनका उद्गम इधर से होगा वो क्या होगी? प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्ष भर नहीं बहती है, ठीक है, ये वर्षा पर डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं। लेकिन जो आपकी हिमालय नदी है ये वर्ष भर बहती है, ठीक। जैसे गंगा नदी इलाहाबाद में है ना, प्रयागराज, वर्ष भर आप बहते हैं नहीं, ठीक। कुछ नदियाँ ऐसी नहीं बनी, ठीक है, जैसे हो गई नर्मदा, ठीक है, दामोदर, ठीक है, इन सब में जो है वर्षा मतलब ये जो नदी का प्रवाह वर्ष भर नहीं होता है। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों बेसिक समझती द्वीप और प्रायद्वीप में ऐसा लगता था, अगर आपको नहीं पता था हमें बताया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे आज हिमालय नदी तक, ठीक है। हिमालय नदी तंत्र। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिमालय नदी तंत्र की, इसमें 3 तंत्र आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा क्या है दोस्तों? गंगा नदी तंत्र, और तीसरा आपका क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, 3 नदी तंत्र है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक है। अच्छा बताइए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी। देखिए मान लीजिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मतलब जो नदी में स्थित है, सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है। जो एक असम में एक आपकी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीचों बीच में एक द्वीप स्थित है उसे क्या कहते हैं? माजुली द्वीप। यह भारत तथा विश्व सबका समान, इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा दोस्तों? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? असम, ठीक है। ये आपके एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक।
अभी आप लोग नोट मत करिए, ठीक है, अभी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। तो कोई भी चीज पढ़ाई आप लोग नोट मत करिए, ठीक। इधर देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सिंधु नदी तंत्र की देखिए, अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र, तो भारत का एक मैप ऐसे है। इधर है दोस्तों आपका तिब्बत। तो जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत में स्थित एक मानसरोवर झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। देखिए, एक होता है उद्गम, एक होता है उद्भव, ठीक, दो शब्द है। एक होता है उद्गम, एक होता है उद्भव। कोई नदी जहां से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम, ठीक है। जैसे इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। ये इसका क्या है? उद्गम। कोई नदी जहां से निकलती है और जहां जाकर मिलती है, या जहां जाकर किसी बड़े जलधारा में जैसे समुद्र में मिल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उद्भव। ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए नहीं। एक होता है उद्गम, एक होता है दोस्तों उद्भव। तो जहां से कोई नदी शुरू होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उद्गम। और जहां पर किसी समुद्र में तो मिल जाती है, उसे क्या कहते हैं? उद्भव कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका जैसे उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी का उद्गम जैसे मान लीजिए कहां से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से। हमने आपको उस दिन बताया था तिब्बत पर इस समय किसका कब्जा है? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से रिवर। कहाँ बहती है? चीन में। पीली नदी से किसे कहते हैं? हुआंगहो रिवर को ना, हुआंगहो रिवर को क्या कहते हैं? पीली नदी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी। अगर अपवाद तंत्र के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, जो कहाँ रहती है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से नदी निकलती है, और यहाँ पर आपका लद्दाख के दमचोक से प्रवेश करते हुए ऐसे जाते हुए पाकिस्तान से ऐसे निकलती फिर कहाँ मिल जाती है? अरब सागर। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं ना, मान लीजिए कोई नदी ऐसे आ रही है, तो ऐसे जाकर ऐसे हम लोग यहाँ पर कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर बता रहा था। ये नदी कौन सी है दोस्तों? ये नदी है सिंधु नदी। कहाँ निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर निकलती है। यहाँ पर इसका क्या होता है? उद्गम पॉइंट होता है, यानी उद्गम होता है। और कहाँ पर मिल जाती है दोस्तों? अरब सागर। ये आपका है अरब सागर, अरब सागर। अब दोस्तों ये कितने देशों में बहती है? ये 3 देशों में बहती है, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तिब्बत की सिंधु नदी किस देश में नहीं बहती है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेगा। एक रहेगा पाकिस्तान, एक रहेगा, ठीक है, म्यांमार, एक रहेगा चीन, और एक रहेगा दोस्तों आपका बांग्लादेश। तो इसमें जो है किस देश में नहीं रहते हैं? तो किस देश में मान लीजिए कहेगा किस देश में? यहाँ पर एक है भारत आपका। तो किस देश में नहीं रहती है? म्यांमार, ठीक है। ये आपको ऐसे ऐसे प्रश्न आपके मतलब परीक्षा में, विगत परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किस किस देश में? अब देखिए किस देश में रहती है नदी। सबसे पहला देश कौन सा है? कहाँ से शुरुआत इसका होता है? चीन से। चीन के तिब्बत से इसकी शुरुआत होती है, फिर इसके बाद भारत, और फिर इसके बाद कहाँ? पाकिस्तान। इसमें बहुत नदियां बहती है, जैसे चेनाब, झेलम, ठीक है, सतलज, ठीक है। चेनाब, झेलम, सतलज, रावी, ब्यास, ठीक है। ये सब नदियां जो है इससे मिलती हैं, ठीक है। सब लोग नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, अब ऐसे कुछ कह रहा है कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख, भारत में या नदी कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख के दमचोक से, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? लद्दाख का दमचोक। लद्दाख के दमचोक से अगर पूछ लेगा कि ये भारत में यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से। लद्दाख के कहाँ से? दमचोक से, ठीक है। ठीक, अगला एक परीक्षा पूछा गया जैसे CHSL में 2010 में कि लेह शहर, लद्दाख का लेह शहर नदी के दाएं स्थित है कि बाएं? तो कहाँ स्थित है? दाएं। ठीक, ऐसी नदी बह रही है, तो इसका कहाँ स्थित है? दाएं। कि जो लेह शहर है ये नदी के दाएं में स्थित है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कोई समस्या? वो है क्या नाम है? गोविंद यादव। यादव जी, आपको समस्या है? बताइएगा। इस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर, ठीक है। कभी नहीं पूछेगा।
बता दे रहे हैं ना, 2880। तैयार करें, पूछे ना। ग्राफ बना रहे हैं। हो गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बनाया है, मैं आज आपके मतलब अभी एक ग्रुप जो आपका व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसमें भेज दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैप का बहुत है, मैप यहाँ पर नहीं बनाया जाता ज़्यादा बढ़िया से, क्योंकि भारत का ही मैप नहीं बनाया जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नदी में विशेषता देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी सतलज नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? सिंधु नदी। हमने सबसे पहले आपको बताया था, पानी में नोट रखा, ध्यान से देखिए। देखिए जितना बताया था बस आपको ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सब लिखा है नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है, बस हम आपको समझाने आए हैं, ठीक। अब अगर बात करते हैं सहायक नदी, हमने सबसे पहले आपको बताया था अभी सहायक नदी नहीं, इस सहायक नदियाँ क्या होती है? जो ठीक है, किसी जैसे हमने बताया था, जैसे कोई मुख्य नदी आ रही है तो उसमें जो नदियाँ छोटी छोटी आगे मिलती है उसे क्या कहते हैं? सहायक कहते हैं। उसके कंपैरेटिव में छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे पहली नदी आपकी झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। तो अगर बात की जाए कि सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं? 5, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप लोग जानते हैं कि इनका उद्गम, इन सभी का उद्गम कहाँ से होता है? भारत से होता है। किनका किनका? ये आपकी बात करें झेलम, चेनाब का हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है, रावी हो गई, ब्यास हो गई दोस्तों, और सतलज का मान लीजिए यहाँ से होता है, ठीक। चेनाब वहाँ से तिब्बत से ही, रावी उत्तराखंड से होता है, रावी का उत्तराखंड से, ठीक है। देखिए अभी 1 बाय 1 एक की बात करेंगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इन सब का, देखिए लोग ये भारत से रहते हैं, तो क्या भारत इनको मतलब रोक सकता है अपने देश में? ठीक, तो इसी के लिए एक समझौता हुआ था 1960 में, सिंधु जल समझौता, ठीक है। तो एक आपका समझौता हुआ था, आप लोग भी थोड़ा नाम नोट डाउन किए रहिएगा, सिंधु जल समझौता। तो दोस्तों सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960, ठीक है। जिसके अनुसार भारत तथा पाकिस्तान को कुछ नदियों का नियंत्रण दिया गया है। तो भारत, ये है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास किन किन नदियों का कंट्रोल है? सभी ग्राम पीछे तक आपको दिख रहा है। हाँ, पाकिस्तान को मतलब भारत को कौन कौन सी दी गई है? नीचे से 3 नदियां, सतलज, ब्यास और रावी, यानी रावी, ब्यास तथा सतलज, इन तीनों का नियंत्रण किसको दिया गया है दोस्तों? भारत को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को कौन कौन सा नियंत्रण दिया गया है? सिंधु, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का नियंत्रण किसे दिया गया है दोस्तों? पाकिस्तान। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960
60 में, जिसके अनुसार भारत को किन किन नदियों का मतलब दिया गया है कंट्रोल, सतलज, ब्यास, रावी, और चेनाब, झेलम, सिंधु का नियंत्रण किसको दिया गया है दोस्तों, पाकिस्तान। समझ में आया? सीधे अभी प्रश्न पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि भारत, ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये पेपर में आ सकता है। देखिए इस अभी जितना बताया इसमें देखिए ज्यादा आने की संभावना किन प्रश्नों के ट्रिपल स्टार होंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी होती है, इस पर आप लोग ट्रिपल स्टार लगाइएगा, ठीक है, पक्की बात है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। कौन सा है? माजुली द्वीप। नदी से अगर प्रश्न आएंगे तो यहाँ से ही आएंगे, ठीक। ऐसे पूछ लेगा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है, ठीक है। अब उद्भव मान लीजिए अभी पूछ लिया उद्भव कहाँ हुआ है, ये आपको इसलिए बताया गया उद्गम उद्भव, ये बताने की चीज नहीं थी, ठीक है। ये कहाँ पूछेगा ना, उद्गम और उद्भव में अंतर नहीं पूछाएगा ना, क्योंकि आपका जो है मतलब वो उसमें रहेगा, ऑप्शन रहेगा ना, उसमें व्याख्या नहीं, मतलब मेंस नहीं लिखना है आप लोग को। लेकिन ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें पूछ लेगा मान लीजिए सिंधु नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है, आप लोग उसी उद्गम के ठीक के चक्कर में रहेंगे, आप लोग कहाँ पहुंचेंगे, तिब्बत के मानसरोवर से। लेकिन उद्भव से पूछा था, उद्भव का मतलब क्या होता है, कहाँ वो जाकर मिली है, तो कहाँ जाकर मिली है, अरब सागर। अगर पूछेगा उद्गम तो कहाँ मारना है, तिब्बत के मानसरोवर झील। अगर पूछेगा उद्भव तो कहाँ पर, अरब सागर। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, 5, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सबसे बड़ी मतलब इसकी 2 सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी हैं, चेनाब और झेलम। अगर बात करते हैं सतलज की, सतलज देखिए यहाँ से आती है ऐसे और यहाँ जाकर मिलती है। चेनाब बात करते हैं यहाँ से ऐसे जाती है यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी, सबसे बड़ी सतलज, फिर चेनाब। ये दोनों क्या है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी, ठीक। किन देशों में आती है, चीन, भारत और पाकिस्तान, ठीक। सबसे पहले चीन के तिब्बत से निकलती है, किस झील से, मानसरोवर झील से। फिर उसके बाद भारत में लद्दाख के दमचोक से प्रवेश करती है, ऐसे प्रवेश करती है। फिर इसके बाद ऐसे बहते हुए पाकिस्तान के पठानकोट से, ठीक है, कहाँ एंटर करती है, पाकिस्तान के पठानकोट, ठीक है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, जब एंटर करेगी तो क्या है, पठानकोट, पाकिस्तान के पठानकोट से एंटर करती है। पठानकोट 2 है क्या, पठानकोट 2 है क्या, और कहाँ है, पठानकोट 2 है क्या, नहीं दोनों एक है ना, पठानकोट वो रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के पठानकोट, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। सर भारत में लेकिन एक स्टेशन था उस पे लिखा था पठानकोट। पठानकोट, हाँ पठानकोट है पंजाब में, हो सकता है। देखिए पंजाब लोग हैं, पंजाब का आधा भाग कहाँ है, पाकिस्तान, भारत के पास आधा भाग कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा देखिए पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है, क्योंकि 5 नदियों का क्या है, संगम, इसीलिए क्या कहा जाता है दोस्तों, पंजाब, ठीक। कुछ होते हैं दोआब, कुछ होते हैं पंजाब। जो 2 नदियों से घिरे रहते हैं उन्हें क्या कहता है, दोआब, ठीक है, दोआब क्षेत्र। और जो 5 नदियों से घिरे रहते हैं उन्हें क्या कहता है, पंजाब। कौन कौन सी नदी है, पंजाब, ठीक। देखिए जो नदियां हैं पंजाब की बनती है, ठीक है, सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास। आप लोग जानते हैं वो नदी, उस नदी के बारे में, उससे इंदिरा गांधी नहर के बारे में, वो सबसे बड़ी नहर है, भारत की सबसे बड़ी नहर कहाँ, क्या कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान को जल कहाँ से प्राप्त होता है, इंदिरा गांधी नहर। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर कौन सी है, शारदा नहर, ठीक है, शारदा गांधी नहीं, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ बहती है, पंजाब, राजस्थान बहती है, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका प्रमुख उद्देश्य था राजस्थान को जल प्राप्त करना, ठीक है। इसका क्या था प्रमुख उद्देश्य, नोट कर लीजिए आप लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट नोट करिए। देखिए भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, आड़े नोट करा। सर जी ये जो डावा से पास एक नहर है वो शारदा नहर से जुड़ी है ना, अच्छा ठीक है, आगे बताते हैं इसके बारे में। आई हैव नॉट नॉलेज नॉट, हाँ लिखिए दोस्तों यार, देखिए भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, वो क्या है, हाँ इंदिरा गांधी नहर। आगे देखिए ब्यास और सतलज जहां से मिलती है यहीं से किसका उद्गम होता है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ये जो ब्यास और सतलज नदी जहां से मिलती है यहीं से क्या निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। सर भाखड़ा नागल बांध का सर इसकी नदी की कितनी है, भाखड़ा नागल बांध का किस नदी का है, सतलज नदी, ठीक है। अब ये जो है इंदिरा गांधी आपकी क्या है दोस्तों नहर है,
इंदिरा गांधी नहर किस किस राज्य में आती है? राजस्थान और पंजाब, ठीक है। सबसे पहले पंजाब से आती है, फिर राजस्थान में आती है। प्रमुख उद्देश्य इसका क्या था? राजस्थान को जल प्राप्त करवाना, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर शारदा नहर, शारदा नहर, ठीक है, शारदा नहर, ठीक। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बहती है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कितना? 470 किलोमीटर, ठीक है। इंदिरा नहर का, हाँ, इंदिरा गांधी नहर, ठीक। सर्वाधिक कहाँ बहती है? इसका बहाव प्रवाह किस कहाँ पर है? राजस्थान में। कितना है? 470 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर एक ही पक्ष पे बैठी है कि दो पक्ष पे? ई करो पेपर में। आए वैसे ही कुछ हाँ देखिए सबसे लंबी बड़ी एक है ना, देखा ये एक के होती, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इसका एक ही होता है, ठीक। सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। इसमें यार इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे बात करते हैं अगर सबसे पहले इसमें बात करते हैं चेनाब। में एक ही लिखा है मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी है शारदा, मतलब शारदा नहर है। शारदा नहर भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी है। मतलब हमने कहा कि शारदा नहर ना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। हमने ये कहा ना जी, इंदिरा गांधी भारत की सबसे बड़ी नहर है। आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। आज देखिए आप लोग बोल कम रहे हैं, आज तो दोबारा मैं समझे क्या ठीक है जो आप इसमें समझा रहे हैं, मैं बनाइए उसमें समझिए पूरा। क्योंकि यहाँ इंदिरा गांधी नहर का चित्र था ना, क्योंकि जब ब्यास और सतलज मिलते हैं तभी चेनाब वो निकलती है इंदिरा गांधी ना। तो यहाँ मतलब ये समझाने वाली पॉइंट यहाँ पर था, ठीक। तो इसीलिए मतलब इसे समझाया गया, ठीक। समझ आ रहा? मैं बनाइए मैथ बना नहीं है? अरे सर पूरे वर्ष से अच्छे से बनाइए तो लिखा नहीं जाएगा पूरे वाला मैथ बना। अरे बन जाएगा। तो ठीक है, जितना मैथ बना आपको उतना समझिए, ठीक है। जितना जरूरत होगी उतना मैथ बनाया जाए, फालतू नहीं, ठीक। लिखिए चेनाब नदी, लिखिए चेनाब नदी, आप लोग कॉपी में लिखिए। देखिए चेनाब नदी, देखिए सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ठीक। चेनाब नदी, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? चेनाब नदी। इसका उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश। उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से। देखिए यार जब ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, मान लीजिए जैसे बह रही है, ठीक है। देखिए आप लोग इसे जब मैं बनाऊं देखना ना कर, ठीक है। देखिए मान लीजिए दोस्तों आपकी क्या है दोस्तों, ये चेनाब नदी। तो इसमें दो नदियां आकर मिलती हैं, ठीक है। एक होती है चंद्रा और एक होती है भागा। तो इसीलिए इस नदी को क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी। क्योंकि एक नदी ऊपर से आकर मिलती है चंद्रा नदी और एक क्या होती है दोस्तों? भागा नदी। दो नदियों से मिलकर क्या होती है दोस्तों? चेनाब नदी। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी। तो इसका एक और नाम है उपनाम। उपनाम कौन सा दोस्तों? चंद्रभागा नदी। ऐसा ना चंद्रभागा नदी, उद्भव कहां से होता है इसका? K12 लारा दर्रे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से K12 लारा दर्रे से क्या होता है इसका उद्भव? K12 मतलब इसका नाम है, ठीक है। जैसे देखा चीन में पौ पौ पौ, ठीक। इका है नाम है, टाउ मौ, ठीक। इका है नाम है, वैसे नाम है। एक देखिए छोटी है ना K2 से गाड़ी, ठीक है। K2 का है, K2 छोटी है। अगर बात की जाए कि चेनाब नदी की सहायक नदियां, तो चेनाब नदी देखिए ये आपकी चेनाब नदी है ना, इधर देखिए ऐसे ऐसे आकर यहाँ पे मिलती है ना, ठीक। मैप से देखिए, मैप पर इधर, ठीक। यहाँ से इसका उद्गम होगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आकर मिलती है। यहाँ पर कितनी देश मिलती है? 4, ठीक है। झेलम, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, रावी, व्यास, सतलज। चेनाब की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। अरे दूध कितना होता है? 4 होता है। सिस्टम में 5 होती है लेकिन वैसे 4 होता है। झेलम, रावी, व्यास, सतलज। तो चेनाब की कितनी सहायक नदियां हैं? 4। झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ठीक।
आगे दोस्तों आपकी एक नदी है, ठीक है, झेलम नदी, ठीक। झेलम नदी के बारे में आप लोग जानते हैं? देखिए झेलम नदी लिखिए आप लोग। देखिए इसमें सिर्फ हम आपको उद्गम लिखवा दे रहे हैं बस, ठीक। आप लोग बस इतना याद रखना कि चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? हाँ बता दीजिए। उद्गम मतलब हिमाचल प्रदेश के केटल बल्लारा दर्रे, ठीक है। लिखिए आप लोग झेलम नदी लिखिए। मान लीजिए जिसका उद्भव होगा तो उद्भव नदी में जाएगा, जिस नदी में होगी उसकी कि अरब सागर में उद्भव ना पूछा जाता है, उद्गम पूछा, ठीक है। जैसे मान लीजिए रावी चले नियमित है, ठीक है, तो मतलब कहाँ मिलती है, किस नदी से मिलती है, मुख्य धारा में कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, चेनाब, ठीक ऐसा, ठीक है। आप झेलम नदी लिखिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैरीनाथ से। बैरीनाथ, कश्मीर घाटी के बैरीनाथ से, ठीक है, लिख लीजिए। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर घाटी के बैरीनाथ। हाँ, जम्मू कश्मीर के बैरीनाथ। दूसरी लिखिए रावी नदी। रावी नदी लिखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से उसका उद्गम होता है, ठीक है। रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे, ठीक। एक हिमाचल प्रदेश आप लोग जानते हैं? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश शिमला, कुल्लू मनाली, ठीक। और ठीक रोहतांग दर्रे आप लोग दर्रा जानते हैं ना, बताया गया ना, खैबर दर्रा, पाल घाट, और घाट। सतलज नदी लिखिए। सतलज नदी, सतलज नदी पर स्थित कोई एक बांध बताएंगे के साथ, ठीक। सतलज नदी पर स्थित कोई एक बांध बताइए। लाचार यहाँ बैठा है, लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक। आगे सतलज नदी लिखिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सतलज नदी लिखिए टॉप में, तिब्बत के राकसताल से। देखिए ये सतलज नदी है ना, ये यहाँ पर तिब्बत है, कहाँ से इसका? राकसताल। कहाँ से होता दोस्तों? राकसताल, तिब्बत के राकसताल, राक्षसताल है, लेकिन राजस्थान में ये मत ओए है ओए यार, हम देखने लगा रहे हैं, नहीं क्या था? देखिए सतलज नदी का overview। इसके बाद देखिए सिंधु नदी तंत्र में जो मुख्य चीजें थी हमने आपको बताई। सबसे पहले बताइए दोस्तों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर, ये जहाँ मिलती है क्या कहते हैं? हरिके बैराज। क्या कहते हैं दोस्तों? हरिके बैराज। अब सबसे पहले एक बार हम रिवीजन करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था, यहाँ शुरुआत की थी अपवाद तंत्र से, यानी ड्रेनेज सिस्टम से। अपवाद तंत्र क्या होता है? अपवाद तंत्र एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जब कोई एक मुख्य नदी आती है तो उसमें जो छोटी छोटी नदियाँ किनारे से, ठीक है, आकर मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक नदी या तो ट्रिब्यूटरी। अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक नदी, मिसाल बताइए, चलो बताइए सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? वो 5 हमको पता हुआ ना, बता रहे हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पांडे जी का बेटा खड़ा होना है, बैठे। आप बताइए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का तिब्बत के मानसरोवर। हाँ, तिब्बत के मानसरोवर, बैठे, बहुत से लाजवाब, ठीक। ऐसे ही ठीक आप लोग बताइए यार, ग्वाही आ रहा है, ठीक, ग्वाही। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी। नहीं, ग्वाही से पढ़ना, ठीक। अब बात कर रहे हैं सबसे पीछे, खड़े हो जाइए आप। सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है? 5। कोई कहा एक्स्ट्रा है? मोर देगा हो अफगानिस्तान में 3 बहती है ना। सबसे पहले लद्दाख, बैठा, सबसे पहले चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है। यूके के बाद हाँ, यूके से यूके देखिए नहीं, भारत के बाद तो सबसे पहले चीन के कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से होते हुए बहती है।
उसके बाद नाम रहती है भारत, फिर उसके बाद पाकिस्तान। समझ में आया? अब बात करते हैं दोस्तों प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप आप लोग जानते हैं 3 तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? प्रायद्वीप। चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? आप बताइए। आप चारों तरफ से यहाँ घिरा हुआ क्षेत्र क्या होता है? अरब प्रायद्वीप में चारों तरफ से अगर कोई क्षेत्र घिरा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप द्वीप कहते हैं क्या कहते हैं? द्वीप। आप लोग जानते हैं कि प्रवाल भित्ति, अगर कहा जाए कि प्रवाल भित्ति से बना द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप। जो भारत का लक्षद्वीप है किससे बना है? प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, जो कहीं जम नहीं पाते, जैसे पैदा होंगे बस जहाँ एक बार पड़ गए बस वहीं रहेंगे, ठीक है, जब तक मरेंगे नहीं, ठीक। तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना द्वीप दोस्तों कौन सा है? आपका लक्षद्वीप। इसका आकार क्या है? गोलाकार, ठीक। अगर बात करते हैं अंडमान निकोबार, आप लोग जानते हैं भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कोई बता सकता है? लाजवाब, ठीक। कौन सा है? बैरन द्वीप। भारत में कितने ज्वालामुखी स्थित है? 2, बैरन द्वीप और नागकुंडम, ठीक है। दोनों कहाँ स्थित हैं दोस्तों? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक है। गोवा की राजधानी ठीक। अगर बात करें सबसे साक्षर राज्य, भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है दोस्तों? केरल। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सबसे प्रथम स्थान पर है? जनसंख्या के नाम पर सबसे टॉप पर कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब टॉप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पाकिस्तान, राजस्थान। चलिए ठीक, आगे हम बात करते हैं। अगर बात करते हैं कि जनसंख्या के मतलब अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में कौन सी झील स्थित है? चेलामू झील, चेलामू झील। बताया था ना कि चोला चढ़ाने जाएंगे कुछ सिक्का डालेंगे हनुमान जी को, ठीक है। वहां से क्या हो गया? सिक्किम। सिक्का से क्या हो गया? सिक्किम। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी दोस्तों? डल झील कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। बैरीनाग जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, नगीना जम्मू कश्मीर, नागिन सब राकस्थाल। बताइए राकस्थाल कहाँ स्थित है? राकस्थाल जितना ताल वाले ना राकस्थाल तिब्बत, ध्यान देगा राकस्थाल है, ठीक। राकस्थान तिब्बत का राकस्थान, ठीक। यहीं से किसका उद्गम होता है दोस्तों? सतलज नदी का। सतलज नदी पर स्थित बांध कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा नागल बांध। सतलज, ठीक है, सतलज, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध। अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? कृष्ण। विश्व का सबसे अच्छा हाँ, कल देखिए, कल आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, कल सब नदी खत्म हो जाए, क्योंकि बेसिकली सबसे ज्यादा पावर इसमें मतलब ज्यादा टाइम किसमें लगता है? सिंधु नदी में। इसमें देखिए बहुत शॉर्ट में लिखवाया गया है, इसमें और काफी भी पॉइंट थे। चेनाब नदी की बहुत बड़ी थी। कल आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों गंगा नदी। क्या पढ़ाया जाएगा? गंगा। कल आप लोग एक बार पढ़कर भी आइएगा, ठीक है। गंगा नदी यानी गंगा नदी तंत्र, तो कल पढ़ाया गंगा नदी तंत्र और क्या पढ़ाया? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और कुछ प्रायद्वीपीय नदियों से कहीं पढ़ाया जाएगा, नर्मदा, ताप्ती, इनका उद्गम लिखा जाएगा नदी, फिर इधर लिखा जाएगा उद्गम, फिर इधर लिखा जाएगा उद्भव, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट बस इतना ही पढ़ना, ठीक। प्रायद्वीप राकस्थाल झील जो है उत्तराखंड में है, और राकस्थाल ये सर ये तिब्बत में है। राकस्थाल झील कहाँ? राकस्थाल झील उत्तराखंड में ना। हाँ, तो ये राकस्थाल है, ठीक है। ये राकस्थाल ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तिब्बत में, ठीक है। आपसे पूछेगा जिसमें देश का नाम नहीं लिखेगा, ठीक है, देश और राज्य का नाम अल्टरनेटिव नहीं देगा। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इसमें कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस प्रेसिडेंट किस अनुच्छेद में? आर्टिकल अनुच्छेद 63। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52, ठीक है। बल अगर बात की जाए सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बहुत सही, लाजवाब, ठीक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कब? 1661, 1665 या 61 की थोड़ा मैं कंफ्यूज, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा इसे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? सब विषय से, ठीक है, थोड़ा ऐसे
ठीक, पूछेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक, कि आपका रिवीजन होता जाए, ठीक है, जो जो आपके सर पढ़ा रहे हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के संशोधन किस भाग, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? भाग 3, भाग 3, ठीक है, बहुत सही, ठीक। अगर बात करते हैं समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? 14 से लेकर 18, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्या है? मौलिक, मतलब ये समानता का अधिकार। संपत्ति का अधिकार बताइए, मौलिक अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। ऐसे मौलिक अधिकार से क्या कर दिया गया है दोस्तों? निरसित कर दिया है, 300 के काम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60। और क्षमादान की शक्ति कौन से है? अनुच्छेद 72। उस दिन यार गलत हो गया, ठीक है, अनुच्छेद 72, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 74। कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख क्या होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद आप लोग जानते हैं जिसमें कितने प्रकार के मंत्री आते हैं? उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, राज्य कुछ स्वतंत्र प्रभार के भी मंत्री होते हैं। इस समय गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत है? अमित शाह के अंतर्गत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगर बात करते हैं दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का क्या होता है दोस्तों? अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बैरी, सुमन बैरी, ठीक है, सुमन बैरी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब बात की जाती है कि मतलब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। कब हुई थी दोस्तों? 1 जनवरी 2015, ठीक है। नीति आयोग एक होता है योजना आयोग। योजना आयोग पहले था, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी। पंचवर्षीय योजना आप लोग पढ़े हैं? पढ़ाई गई पंचवर्षीय योजना? अभी नहीं पढ़ाई गई। नदी के बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा दोस्तों? पंचवर्षीय योजना। अच्छा बताइए, आज जितना पढ़ाया गया आपने समझ में आया? सबको समझ में आया? एनी डाउट फॉर अस? कोई डाउट है? थैंक यू सो मच फॉर दिस डे। आई विल मीट यू। ठीक।